Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's start a new chapter that is liquid solution. Okay. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन का। इंट्रोडक्शन पार्ट कहीं ना कहीं रिलेटेड है 11th क्लास से भी, ठीक है। 11th क्लास में आपने स्टडी किया होगा बच्चा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म जैसे कि मोलिलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन पे उनको भी अपन रिवाइज करते हैं। क्यों उनको हम रिवाइज करना है यहाँ पे? क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन में अपन कहीं लॉस का स्टडी करते हैं, जैसे हेनरीज लॉ हो गया, रॉल्स लॉ हो गया, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पे अपन टॉपिक्स का स्टडी करेंगे। तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में अगेन किसका रिक्वायरमेंट रहेगा हमें? कॉन्सेंट्रेशन टर्म का, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म का। सो क्यों ना हम पहले ही इन कॉन्सेंट्रेशन का रिवीजन कर लें। और एक्चुअली अगर बात करें एनसीईआरटी की भी, तो एनसीईआरटी में भी सबसे पहले लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स गिवन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जनरली एक क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है, इसमें मिनिमम 1 क्वेश्चन और कॉन्सेंट्रेशन टर्म को मिला के और ये बोले तो 1 to 2 क्वेश्चन ऑन एवरेज रहते हैं। 2 क्वेश्चन अपने को मिलेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो हमारे पास मैटर है वो अपनी कौन सी 3 फेजेस में रहता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बता दिए यहाँ पे बहुत बेसिक सा डिफरेंस। सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में कम, गैसेस में सबसे कम, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की, फिर अपने यहाँ पे बात करते हैं शेप की, ठीक है, इस तरह से। तो वो आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो कहीं ना कहीं जो फैक्टर अपने को याद भी रखने हैं। दूसरा, स्टेट ऑफ मैटर यानी कि गैसेस स्टेट्स अपन पढ़ चुके हैं 11th क्लास में पहले से, ठीक है। 12th क्लास में अपन पढ़ेंगे क्या? लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड स्टेट। मतलब अपन को जो है तीनों फेजेस यहाँ पे स्टडी करनी 1 by 1। सॉलिड फेज ऑफ द मैटर, लिक्विड फेज ऑफ द मैटर एज वेल एज गैसेस फेज ऑफ द मैटर, जिसको आप पढ़ चुके हैं 11th में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं किससे? लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, दिस इज द पार्ट 1। सॉल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूशन हम बता देंगे कि आपने 2 एंटिटी को मिक्स किया है, ठीक है। 2 एंटिटी को आपने क्या किया? मिक्स किया, और जो होमोजीनियस एक मिक्सचर बना है। क्या बना है आपके पास? होमोजीनियस मिक्सचर बना है। अब 2 जो सब्सटेंस है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पहली बात, ठीक है। तो 2 or more केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस whose composition can be varied with a certain limit and a homogeneous mixture is formed। जैसे कि आपने क्या किया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, NaCl, नमक को मिला दिया पानी में, ठीक है। एक ग्लास लिया आपने, उसमें पानी लिया, उसमें नमक को मिला दिया, उसको थोड़ा सा शेक किया, तो हम क्या बोलेंगे कि नमक थोड़ी देर में उसमें घुल जाता है। अब घुल जाता है मतलब क्या? कि उसमें क्या हो गया? सॉल्युबल हो गया। दूसरी बात, होमोजीनियस का क्या मतलब है बच्चा? कि आप NaCl के जो पार्टिकल्स है वो उस पूरे H2O के जो ग्लास आपने लिया है, जो भी हमने ग्लास लिया है, इस ग्लास में जो NaCl के जो पार्टिकल है, पानी तो है ही सही, ऑब्वियसली उसमें सब जगह पानी तो है ही सही, बट जो NaCl के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे इस H2O के सॉल्यूशन में थ्रू आउट उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है सब जगह। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर वो नमक ज्यादा है नीचे कम है, ऐसा नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। तो आपने जैसे 2 एंटिटी को मिलाया है, दैट इज नॉन रिएक्टिव इन नेचर, तो बनने वाले हमारे पास फाइनल मिक्सचर को अगर वो होमोजीनियस है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चा? सॉल्यूशन। ऑब्वियसली सॉल्यूशन में आपने देखा नमक को मिलाया है पानी में, NaCl को मिलाया वाटर में, तो वाटर तो क्या हो जाएगा बच्चा उस केस में? सॉल्वेंट। वाटर तो क्या हो जाता है? सॉल्वेंट। और नमक क्या हो जाएगा आपका? सॉल्यूट। NaCl आपका क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। तो आपसे बोला जाता है कि NaCl का अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो इसका क्या मीनिंग है? वहां पे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? तो आप बोलोगे NaCl तो सॉल्यूट है और H2O वहां पे क्या है? सॉल्वेंट है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन कंटेन ओनली 1 सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज व्हाट? बाइनरी। और अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे बच्चा? टर्शरी। जैसे कि इथेनॉल, वाटर और एसिडिक एसिड, 3 एंटिटी को मिक्स कर दिया है तो जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है उसको क्या बोले? टर्शरी सॉल्यूशन। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट द सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 9 डिफरेंट टाइप। बचपन से अपन एक ही सॉल्यूशन को पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो कौन सा? जो भी मैंने एग्जांपल दिया था कि नमक को मिला दिया पानी में, नमक क्या अपने आप में क्या है? सॉलिड, सॉलिड है। पानी क्या है? लिक्विड है। तो जनरली आप हम बचपन से फेमिलियर होते हैं कि सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं कि आपने किसी भी एक सॉलिड को कहां पे मिला दिया? एक सॉल्वेंट में मिला दिया, ठीक है। बट
ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस द सॉल्यूशन आर डिफाइंड ऑन द 9 टाइप। जैसे कि बात कर लेते हैं गैसियस सॉल्यूशन की, तो गैसियस सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जहां पे सॉल्वेंट हमारे पास क्या है बच्चा, एज अ गैस है। अब इस गैसियस फेज में आपने किसको मिला दिया, गैस को मिला दिया, तो सोल्यूट भी गैस और सॉल्वेंट भी गैस, ठीक है। तो इस को बोलेंगे गैसियस मिक्सचर, तो पहली बात। दूसरा यहाँ पे क्या कि हमें एग्जाम में डायरेक्ट बच्चा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस तरह से कि आपके पास कोई भी एक एग्जांपल गिवन है और वहां पे बोला जाएगा कि इसमें सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में सिर्फ अपने को वो याद रखना है, ठीक है। जैसे कि आपसे बोला है कि एयर, तो एयर आपसे बोला है कि किस तरह का सॉल्यूशन हो गया, तो आप बोलोगे गैसेस, गैसेस तो सॉल्यूट है और गैसेस क्या है, वहां पे सॉल्वेंट है। जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कई सारी गैसेस हैं, ठीक है। तो कई सारी गैसेस में क्या है, गैसेस अवेलेबल है। छोटे सा जो कम अमाउंट में होगी उसको बोल देंगे सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में उसको बोल देंगे काइंड ऑफ सॉल्वेंट। अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, सो गैसेस मिक्सचर विल बी गैसेस सॉल्यूशन। नेक्स्ट, गैसियस फेज तो सॉल्वेंट है और लिक्विड क्या है, सॉल्यूट है। जैसे कि क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, तो क्लोरोफॉर्म क्या हो गया बच्चा, लिक्विड, और नाइट्रोजन क्या होगी, गैस, ठीक है। तो ये अपने आप पे किसका एग्जांपल हो गया, लिक्विड गैस सॉल्वेंट। नेक्स्ट, गैसियस फेज में आपने मिला दिया सॉलिड को, ठीक है, जैसे कि कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, या अब देख लेते हो क्या, नेफ्थलीन। जो नेफ्थलीन जो बॉल्स अपन लेते हैं, मॉथ बॉल जिनको बोलते हैं, ठीक है, तो वो वहां पे क्या होता है बच्चा, सॉलिड अवेलेबल रहेगा इन देयर गैसियस फेज। नेक्स्ट, लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जहां पे सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, लिक्विड है। इसके भी 3 केसेस बनेंगे, गैस को डिसॉल्व किया हुआ लिक्विड में, लिक्विड को डिसॉल्व किया हुआ लिक्विड में, सॉलिड को डिसॉल्व किया हुआ लिक्विड में। जैसे कि इनके एग्जांपल देख लो, लिक्विड में डिसॉल्व है गैस, जैसे कि ऑक्सीजन डिसॉल्व है कहां पे, वाटर में, जो कि यूज करती है फिशेस या जो भी मरीन लाइफ है, वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को ही यूज करती है, यस। तो जो भी पानी होता है उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन है। दूसरा, लिक्विड लिक्विड इथेनॉल को मिक्स कर दिया किसके साथ, वाटर के साथ। जनरली नहीं करना चाहिए इसमें लोगों को, बट फिर भी करते हैं, क्या करें, लिक्विड में कर रहे हैं किसको, सॉलिड को मिक्स। ऑब्वियसली नमक, पानी, नमक, लिक्विड, सॉरी सॉल्ट, तो सॉलिड हो गया, और वाटर क्या हो गया हमारा, लिक्विड। नेक्स्ट, सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जिसमें सॉलिड हमारे पास क्या है बच्चा, सॉल्वेंट है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लिया, गैसेस इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। इसको अपन पढ़ते हैं एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इसको डिटेल में आप देखेंगे भी सही कि जैसे आपके पास पैलेडियम का या निकल का जो ब्लॉक होता है ना, मेटल का, अच्छा मेटल तो अपने आप में क्या होगी बच्चा, सॉलिड हो गई। अब इसमें आपने जैसे गैस को पास किया, हाइड्रोजन गैस को, तो यहां पे इसकी जो सरफेस पे है ना, हाइड्रोजन गैस इस तरह से डिसॉल्व अटैच होके काइंड ऑफ एक सॉल्यूशन बना देगा यहाँ पे इसकी सरफेस पे। तो सॉलिड तो हमारे पास क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और गैस को पास किया तो क्या बन गया, उसका सॉल्यूशन बन गया। इसको यूज करते हैं अपन रिडक्शन मेथड के लिए, रिडक्शन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो वहां पे। नेक्स्ट, सॉलिड में मिला रहे हो लिक्विड को, तो सॉलिड आपने ले लिया क्या, सोडियम, उसमें मिला दिया आपने क्या, लिक्विड, तो क्या बन गया मेरे पास, अमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम। लास्ट, सॉलिड सॉलिड, जैसे कॉपर को मिला दिया किसमें, गोल्ड में, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो हम यहाँ पे देखा, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट द सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 9 डिफरेंट वेराइटीज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सिर्फ आपको ये एग्जांपल याद रखना है। अब कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते हो ना कि क्या सॉल्यूट है, क्या सॉल्वेंट है, दैट्स इट। ओके बच्चे, फिलहाल बात कर लेते हैं किसकी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की, जो इस पे अपने को बात करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पहली कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे टर्म ले लेते हैं क्या, वेट बाय वेट। तो वेट बाय परसेंटेज, वेट बाय वेट में क्या है कि ऊपर तो वेट होता है सोल्यूट का और नीचे वेट होता है किसका, सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे याद रखेंगे इसको, मैं एक साथ बताऊं क्या, पहले एक साथ देख लो इनको, फिर इंडिविजुअली बाद में सेपरेट कर देंगे इसको। हमारे पास 3 कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसमें आपने को याद रखना है क्या कि ऊपर जो लिखा हुआ है, W तो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा वेट को, और V रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वॉल्यूम को। तो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे सॉल्यूट को, ठीक है। यानी कि ऊपर सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का वॉल्यूम, और नीचे वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब जैसे इसका मीनिंग क्या है, यहीं पे कंबाइंड फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है, लेट सपोज क्या, 10% यूरिया सॉल्यूशन, 10% यूरिया मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन।
अब 10% के आगे लिखा हुआ है W/W। जैसे हमारे पास एक पर्टिकुलर बॉटल है, ठीक है, उस बॉटल पे क्या लिखा हुआ है 10% W/W यूरिया सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। एक हमारे पास दूसरी बॉटल है, उसमें भी ऐसे लिखा हुआ है 10%, उसमें लिखा हुआ है W/V। और कभी आप चेक भी करना, जो हमारे पास कफ सिरप वगैरह होता है ना बच्चा, तो उसके पीछे लिखा होगा कुछ, जैसे अल्कोहल का परसेंटेज, उसमें कफ सिरप में थोड़ा बहुत अमाउंट में अल्कोहल होता है, तो उसमें लिखा हुआ है ऐसे कुछ 10% W/V इथेनॉल, ठीक है, चेक भी कर सकते हैं आप। फिलहाल 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम V/V। तो इसका मीनिंग क्या है, इसको है ना थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 10% W/W का क्या मतलब है? अच्छा, सभी के तीनों की तीनों बोतल्स किसके लिए एक्सप्लेन करें अपन? यूरिया के लिए, ठीक है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन का टर्म का क्या मीनिंग रहेगा बच्चा? अच्छा, परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज जनरली रिलेट करते विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? 100, ठीक है। तो आपको हमेशा नीचे वाला एंटिटी क्या लेना है? 100, ठीक है। तो 10% W/W का क्या मतलब है कि ऊपर भी वेट है, नीचे भी वेट है। ऊपर वेट होता है सोल्यूट का, नीचे वेट होता है सॉल्यूशन का, नॉट अ सॉल्वेंट। किसका? सॉल्यूशन का, ठीक है, यहां पे ध्यान देना है। तो इसका क्या मीनिंग रहेगा, इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूं बच्चा, क्या कि हमारे पास 10 ग्राम वेट, मतलब ग्राम में ले लिया, ऊपर भी ग्राम में, नीचे भी ग्राम में लेना पड़ेगा। ऊपर किलोग्राम में लिया है तो नीचे भी किलोग्राम में लेंगे, दैट्स इट। तो अगर मैंने 10 ग्राम यूरिया लिया है तो ये कहां पे अवेलेबल है बच्चा? 100 ग्राम सॉल्यूशन में, दैट्स इट। इसका सिर्फ इतना सा मीनिंग है। 10% W/W का क्या मतलब है कि ऊपर भी वेट है, नीचे भी वेट है। ऊपर वेट होगा सोल्यूट का, नीचे वेट होगा सॉल्यूशन का। 10% लिखा था तो मैंने लिख दिया 10/100। 10% W/V लिखा है तो इसको मैं कैसे रीड करूंगा, कैसे एक्सपांड करूंगा? अरे एक्सपांड सर क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है इसकी? यहां पे रिलेट कर सकते हैं, मतलब जो हमारे पास सॉल्यूशन है ना, उसको डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छी बात यहां पे क्या है, जो कि अपन धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ते हुए समझ में आएगी आपको, क्या यहां पे इंटर कन्वर्जन, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म से दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे आप पहुंच रहे हो, वो कैसे करते हैं उसको समझेंगे अभी। 10% W/V लिखा हुआ है इस बार, क्या लिखा हुआ है? W/V। तो परसेंटेज मतलब क्या? 10 और 100 के रेस्पेक्ट में बात करें, ऊपर वेट है इसलिए तो ऊपर तो लिखा मैंने वेट, तो 10 ग्राम यूरिया। नीचे क्या है? वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है और परसेंटेज है, तो क्या किसमें लेंगे? 100 की टर्म्स में, तो इन 100 ml सॉल्यूशन। तो सोल्यूट का तो वेट लिखा आपने, सोल्यूट का तो क्या लिखा बच्चा? वेट, और सॉल्यूशन का क्या लिखा है? वहां पे वॉल्यूम लिखा है। लास्ट 10 ml यूरिया इन 100 ml सॉल्यूशन। ये इनका एक्चुअली मीनिंग है बच्चा, क्या है इनका? ये फिजिकल मीनिंग रहेगा। 10% W/W का मतलब रहेगा 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 10 ग्राम यूरिया 100 ml सॉल्यूशन में, 10 ml यूरिया 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये इस तरह से इनको एक्सपांड करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो सभी हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशन है, सभी में यूरिया है, बट अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म किया तो इनका मीनिंग भी क्या रहेगा बच्चा? डिफरेंट रहेगा, ओके, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिया है इसने, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि 10% W/W यूरिया सॉल्यूशन, तो इसका क्या मीनिंग है? 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। या इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 10 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। अगर सॉल्यूशन का वेट कितना है? 100 ग्राम। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम तो यूरिया ही है खुद, तो 90 ग्राम क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, दैट्स इट, ठीक है। इसको फर्दर हम आगे एक्सपांड कर सकते हैं। दूसरी बात यहां पे बोला है कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ऑब्वियसली जो टेम्परेचर अगर अपन चेंज करते हैं ना बच्चा, कभी भी अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई में या नीट में, चेक कर लेंगे आप। किसी पर्टिकुलर ईयर में पूछा गया है कि कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है। फिलहाल ये वाली जो W/W है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि जनरली आप टेम्परेचर को वेरी करते हो ना, तो इसका इफेक्ट आता है किस पे बच्चा? वॉल्यूम पे। तो आपको याद ही रखना है क्या कि वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म चेंजेस होगी, वो कॉन्सेंट्रेशन में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा जहां पे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में अपने को चेंजेस देखने को मिलता है टेम्परेचर के साथ, जहां पे वॉल्यूम वाला फैक्टर आता है। जैसे कि इसको बाद में कर लेंगे। फिलहाल देखो, कॉमन सेंस से भी अगर यूज करें अपन कि क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर या कम करने पर क्या वेट चेंज होता है? कि कभी भी नहीं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इस कॉन्सेंट्रेशन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट
ये अपन शायद पढ़ चुके हैं, W/V। तो W/V जैसे लिखा हुआ है 10% W/V यूरिया सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा, 10 ग्राम यूरिया इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बट यहां पे देखना इसमें सेकंड लाइन क्या है इंपॉर्टेंट, बट नॉट द 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ वाटर नहीं लिख सकते यहाँ पे। हमारे पास वॉल्यूम की बात करें ना सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना 100 ml है। अब यहां पे यूरिया का वॉल्यूम गिवन नहीं है बच्चा, यूरिया का मास यहां पे गिवन है, तो इसको आप इस तरह से मतलब वो इस पे मीनिंग नहीं निकाल सकते कि सर 10 ग्राम यूरिया है 90 ml ऑफ वाटर में, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लास्ट है वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो 10% अल्कोहल सॉल्यूशन अपन को बोला है, तो क्या बोलेंगे 10% 10 ml इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा यहां पे भी एक खास बात क्या है कि जो 10 ml अल्कोहल है, यहां पे तो आप सोच सकते हो कि सर 100 ml हमारे पास सॉल्यूशन बनाया है। अब 100 ml तो सर तभी बनाया होगा ना आपने जब इसमें 90 ml तो वो लिया पानी और 10 ml अल्कोहल डाल दिया, तो सर 100 ml सॉल्यूशन बन गया। नहीं, यही अपने को इस चैप्टर के मिडिल में आपको एक बात समझ में आएगी क्या, कि आपने 10 ml अल्कोहल और 90 ml अगर वाटर को पुट किया है ना, एक मिक्स किया है, तो यहां पे हो सकता है वॉल्यूम 90 ml से ज्यादा हो जाए, सॉरी 100 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, 100.1 ml हो जाए। अब देखने में अजीब सी बात लग रही होगी कि सर 10 ml मेरे पास अल्कोहल है, 90 ml पर मेरे पास क्या है, वाटर है, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो सर 100 ml हुआ ना सॉल्यूशन। तो बट हम देखेंगे क्या कि बच्चा एक्चुअली यहां पे जब सॉल्यूशन इनका बनता है तो उसमें वॉल्यूम 100 ml से थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों होता है, इसी को पढ़ने वाले अपन चैप्टर में। ठीक है, इसी को अपन पढ़ने वाले भी, इसीलिए लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। ये 10 बच्चे मतलब कॉमन सेंस के बेसिस पे बोल सकते हैं ना, तो कॉमन सेंस यहाँ पे काम अभी नहीं करेगा। ठीक है, और इसी को अपन पढ़ेंगे भी सही। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है क्या, मोलेरिटी। मोलेरिटी के बारे में बोला है, टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है। मोलेरिटी को आपने 11th में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी रिवाइज करते हैं। मोलेरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत बेसिक सा अगर फॉर्मूला देखें मोलेरिटी का, फॉर्मूला होता है क्या बच्चा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन इन लीटर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, मोलेरिटी का, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे एक बात तो ये कर लेते जल्दी से, टेम्परेचर डिपेंडेंस। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया कम किया तो वॉल्यूम जो है बच्चा वो कम या ज्यादा हो सकता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलेरिटी क्या हो जाएगी, कम, या वॉल्यूम कम होगा तो मोलेरिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम देखते हैं क्या कि जो मोलेरिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं। इसी को थोड़ा हम आगे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, मास के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, आपको बहुत कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, खुद से बता सकते हैं आप। जैसे कि क्वेश्चन की फॉर्मेट में ही काम कर लेते हैं ना बच्चा, इसमें बहुत अच्छी बात तो वो रहेगी। आपने क्या लिया, लगभग 36.5 ग्राम जो है HCl लिया और उसको ऐड कर दिया कहां पे, वाटर में, टू फॉर्म 100 लीटर सॉल्यूशन। आपने क्या किया, सीधा सा एक 36.5 ग्राम HCl वेट लिया, उसको वाटर में मिलाया और वाटर में मिलाने के बाद फाइनल एक सॉल्यूशन बनाया जिसका वॉल्यूम कितना है, 100 लीटर है। यानी कि वाटर कितना लिया था वो हमें कुछ नहीं पता, बट क्वेश्चन में इतना सा बोला है कि जो सॉल्यूशन बना है वाटर के साथ वो 100 लीटर सॉल्यूशन बना है। आपसे पूछा है कि इस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा। ठीक है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो मोलरिटी पूछा है, मोलरिटी का हमें फॉर्मूला पता है, मोल अपॉन वॉल्यूम के रेशो को अपन क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। अच्छा, मोल तो किसके होने चाहिए, सोल्यूट के। आप खुद से बोलो, यहाँ पे सोल्यूट क्या है बच्चा, HCl। HCl को मिला रहे पानी में, तो HCl तो क्या हो गया, सोल्यूट, और पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालने पड़ेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट। अच्छा, आप सभी को, ये तो सभी को आता है कम से कम, कि जो मोल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या बच्चा, मोल ऑफ HCl। मोल का फॉर्मूला जिसको नहीं पता है लिख भी लेंगे फिर, मास अपॉन मोलार मास। जो भी गिवन मास होता है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास है। तो क्या आ जाएंगे मेरे पास, मोल आ जाएंगे HCl के।
मास कितना गिवन है मेरे पास 36.5 ग्राम, और यही एक्चुअली इसका मोलर मास भी होता है। किसी को अगर आइडिया है क्लोरीन का जो मोलर मास होता है, मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं MW से, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है बच्चा 35.5, नहीं पता तो याद रखेंगे मोलर मास आपको मेमोराइज करने 1 2 लेके 30 तक। जैसे सोडियम का मोलर मास कितना होता है बोलो 23, हाइड्रोजन का कितना होता है बोलो 1, कार्बन का कितना होता है बोलो 12। तो क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और हाइड्रोजन का भी बोला कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट बच्चा 1। तो हमें तो पता करना है मॉलिक्यूलर वेट किसका HCl का, हमें मोलर मास पता करना है किसका HCl का, क्योंकि मोल आप HCl के निकाल रहे हो ना, तो मास भी होगा HCl का और मोलर मास भी किसका होगा HCl का। तो मास तो क्वेश्चन में गिवन था और मोलर मास में निकाल रहा हूं इस तरह से। तो 35.5 प्लस 1 कितना हो गया 36.5, यानी कि मोलर मास और मास दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो गया ग्राम से ग्राम। ये कितना आ गया मेरे पास, मोल तो आ गया 1, बस मेरे पास मोल आ गया, वॉल्यूम तो क्वेश्चन में गिवन था। तो डायरेक्ट यहां पे मोलरिटी निकाल सकते, क्या मोलरिटी, मोल को रिप्रेजेंट करते जनरली n से, तो n लगा दिया मैंने क्या HCl अपॉन नीचे क्या लिख दिया वॉल्यूम। मोल तो कितने 1 और वॉल्यूम में कितना बच्चा 100, तो कितना आ गया 0.01 मोलर। क्या बोलेंगे इसको 0.01 मोलर हमारे पास HCl का सॉल्यूशन आपने बना दिया है। ओके दैट्स इट, आई होप ये समझ में आया होगा। जैसे कि नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन को स्टार्ट करें उससे पहले को रिलेट यहां पे हम कर लेते हैं किसको, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म को। जैसे कि अभी अभी अपन ने पढ़ी थी क्या वेट बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन टर्म, हमने क्या पढ़ा है वेट बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो हमें गिवन है, लेट सपोज मान लेते हैं कुछ ऐसा कि 6% CH3COH 6% क्या गिवन है बच्चा है वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है 6% वेट बाय वॉल्यूम हमारे पास एसिटिक एसिड है। इसका बोला है चेंज दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म इनटू मोलरिटी। मोलरिटी एसिटिक एसिड की क्या होगी CH3COH की, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास मान लेते हैं एक ऐसा बोतल है, ठीक है, जहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि 6% W/V CH3COH एक्वस सॉल्यूशन। अब हमें कन्वर्ट करना है उसी सेम बोतल पे जो वो स्टिकर जुड़ा लगा हुआ है उसको कन्वर्ट करना है मेरे को इन टर्म ऑफ मोलरिटी। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे समझते हैं। अभी अभी मैंने क्या बोला कि आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कि उसने पूछा क्या है। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है मोलरिटी एसिटिक एसिड का, तो मुझे कुछ ज्यादा तो पता नहीं है, मुझे इतना सा पता है कि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। कि सर ने बताया था कि मोल तो लेने आपको सोल्यूट के और वॉल्यूम लेना होता है बच्चा किसके बोलो सॉल्यूशन का। अच्छा यहाँ पे सर ने एक और बात बोली थी ध्यान से कि ये वॉल्यूम रख रहे हो ना मोलरिटी में, आप हमेशा वॉल्यूम रखेंगे लीटर में, ठीक है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला है क्या मेरे पास मोल है क्या, क्या मेरे पास वॉल्यूम है क्या, वही अपन फाइंड करते हैं। तो मेरे पास कहीं ना कहीं ये टर्म गिवन है, अब मेरे को इसमें से निकालना है एक तो मोल एसिटिक एसिड के और मेरे को निकालना है वॉल्यूम। मेरा टारगेट तो ये है। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं जो कि अपन कर चुके हैं फर्स्ट स्लाइड में कॉन्सेंट्रेशन टर्म की में। देखो इसको W/V लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है W/V। अच्छा तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, आ जाओ। 6% W ऊपर तो है वेट नीचे है वॉल्यूम, ये परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं। परसेंटेज का मतलब क्या है 100 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या लिया आपने, ऊपर तो वेट है ना। अच्छा वेट किसका लेना है हमेशा अपने को सोल्यूट का, और नीचे वाला जो टर्म है रिप्रेजेंट करता है किसको सॉल्यूशन को। तो यहां पे ऐसा लिख सकते हैं क्या मैम कि 6 ग्राम मेरे पास CH3COH है, इसको एक्सपेंड किया यहां पे इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। ये समझा क्या लिखा मैंने, ऊपर तो वेट था तो ऊपर तो वेट लिखा, नीचे वॉल्यूम है तो नीचे वॉल्यूम लिखा, परसेंटेज है इसलिए 100 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो 6 ऊपर और 100 नीचे ऐसे। तो 6 ग्राम एसिटिक एसिड है 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं क्या ताकि हमारा क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाए कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 10 से, ठीक है। तो 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 1000 ml, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी कितना हो गया 60 ग्राम। तो 60 ग्राम एसिटिक एसिड है इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1000 ml सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं अपन 1 लीटर सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं क्या
तो मेरे पास फाइनली सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है बच्चा 1 लीटर, और इसमें कितना है मेरे पास 60 ग्राम एसिटिक एसिड है। ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिक्स हमने यहाँ पे वो किया है रीअरेंज। तो फाइनली आपके पास जो है मास आ गया किसका, CH3COH का, कितना आ गया वो बच्चा 60 ग्राम। तो यहाँ पे क्या आप मोल निकाल सकते हैं क्या, मोल किसके निकालना चाह रहे हैं अपन, CH3COH के। तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, मास CH3COH का अपॉन मोलार मास, ये भी इसी का लिखोगे CH3COH का। अच्छा, मास पे मेरे पास 60, और इसका खास बात क्या है, मोलर मास पे कितना आता है 60 आता है ना, इसलिए डेटा लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ पे बता देता हूं, बट फिर भी कार्बन का मोलर मास होता है 12, तो 2 कार्बन है तो कितना हो गया 24, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का कितना हो गया 32, और 4 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया 4, तो 24 प्लस 32 प्लस 4 कितना हो रहा है 60। तो मास भी 60, मोलर मास भी 60, तो 60/60 कितना आ गया 1। तो मेरे पास मोल आ गया किसके, एसिटिक एसिड के, कितने 1, और वॉल्यूम तो अपन फाइंड ही कर चुके थे क्या, 1 लीटर अगर सॉल्यूशन लिया है तो 60 ग्राम मेरे पास क्या होगा बच्चा, एसिटिक एसिड रहा होगा। अगर 1 मोल आपने क्या लिया है, सॉरी 1 लीटर अगर ये लिया है तो 60 ग्राम CH3COH होगा। तो बस फाइनली अपन मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल है 1 और वॉल्यूम है कितना 1, तो इसकी मोलरिटी फिलहाल क्या आ गई 1 मोलर। तो इसी सेम बोतल पे जिसपे 6% W/V लिखा हुआ था, तो मैं क्या लिख दूंगा इसी को 1 मोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा, और इसी तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में अपन इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बट इनको याद नहीं रखना इस तरह से। ठीक है, हम तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसका फॉर्मूला लिखेंगे और वहां पे फाइंड करेंगे, है ना, कि मोल कैसे फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसको इनडायरेक्टली गिवन था इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में। ठीक है, अच्छा, आपको आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलेलिटी। मोलिलिटी क्या होती है कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। क्यों डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मोलिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं अपन। मोलिलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे देखो एक बात ध्यान देना बच्चा, कि हमने क्या लिया, यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है नीचे, यानी कि मोलिलिटी का अगर फॉर्मूला लिखें, मोलिलिटी का अगर फॉर्मूला लिखना है मेरे को, तो क्या लिखूंगा, मोलिलिटी को रिप्रेजेंट करते स्मॉल m से, मोलिलिटी को रिप्रेजेंट करें कैपिटल M से। ये बेसिक डिफरेंस हो जाएगा, मोलेरिटी मोलेलिटी। ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है सुनने में, लिटी, हाँ मोलेलिटी, यस। अच्छा, तो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, मोल ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या लिखना है बच्चा अपने को, वेट। अच्छा, वेट कौन सा, जनरली हम मोस्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म में नीचे जो अपन डेटा लेते हैं वो किसका लेते हैं, सॉल्यूशन का लेते हैं, बट यहां पे ध्यान ही देना क्या कि मोलिलिटी में यहां पे जो वेट लेते हैं किसका लेते हैं अपन, सॉल्वेंट का लेते हैं। किसका लेते हैं बच्चा, सॉल्वेंट का लेते हैं, और ये किसमें लेना है आपको वेट, केजी में, किलोग्राम में। ठीक है, तो मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पे आप यूनिट भी पूछा है, जैसे कि मोलिलिटी का तो यूनिट क्या हो जाएगा, बोलो खुद से बोलो, ऊपर क्या था मोलिलिटी में मोल, अपॉन नीचे क्या था वॉल्यूम, तो मोल अपॉन मोल पर लीटर, उसका यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या यूनिट होगा, मोल पर किलोग्राम, ये इसका ऐसा ही यूनिट हो गया। ठीक है, तो आपसे कहीं मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इट। मोल का तो फॉर्मूला क्या हो गया, मास अपॉन मोलर मास, तो यहाँ पे देखो मास अपॉन मोलर मास, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को अगर यहाँ पे ग्राम में लिखा है तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते, 1000 से डिवाइड कर दो तो 1000 ऊपर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से रटना नहीं है, सिर्फ मैं बोलता हूं बच्चों को सिर्फ याद रखो। ठीक है, बेसिक सा फॉर्मूला। ओके, अच्छा, यहाँ पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, जैसे कि हमारे पास गिवन है कि आपने क्या किया है, 6 ग्राम CH3COH को ऐड किया है इन 10 किलोग्राम ऑफ वाटर। पूछा यहाँ पे मोलेलिटी क्या होगा, मोलेलिटी क्या होगा, मोलेलिटी क्या होगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या है बोलो, मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है, एसिटिक एसिड, इसको ऐड किया आपने तो इसका मोल
अपॉन नीचे क्या लिखना है, मास जो वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है मेरे पास, पानी, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट का मास किसमें लिखना है, केजी में लिखना है। तो ये तो शायद डायरेक्ट गिवन है, ये तो कितना पुट कर देंगे, बट 10। मेरे पास मोल गिवन है क्या, नहीं है, तो मोल के लिए तो हमें मास गिवन है, तो मास से पहले क्या निकालेंगे पर मोल, ठीक है। तो मोल ऑफ CH3COH कैसे निकालेंगे बच्चा, इसका वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, CH3COH का भी अभी शायद चेक किया था अपन ने, कितना 60, तो कितना हो गया 1/10 या कितना हो गया 0.1। तो मेरे पास एसिटिक एसिड के मोल आ गए 0.1, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, वाटर, दैट इज 10 किलोग्राम। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया 0.01। इसको क्या बोल देंगे, मोलर, क्या बोल देंगे इसको, 0.0, उसको तो बोल रहे थे मोलर, इसको बोले मोलर, 0.01 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक सा क्वेश्चन अपन ने किया है। फिर अगेन यहाँ पे इंटर कन्वर्जन करवा सकते हैं अपन से, है ना, कौन कौन से, जैसे कि एक इंटर कन्वर्जन वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, W/W वाला, ओके, इजी सा क्वेश्चन है। यहां पे देखो क्वेश्चन आसान ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए ना। आप क्वेश्चन ही डिफिकल्ट ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी डिफिकल्ट चल रहा है ना, तो कुछ हो सकता है कुछ बच्चों को इजी लग रहा हो, बट फिर वहां पे ट्राई करोगे, फिर गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, ये बात है। जैसे कि हमसे बोला है क्या कि 3.65% W/W HCl सॉल्यूशन है, HCl एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको पूछा है इसको कन्वर्ट करना है आपको इसमें मोलेरिटी में, मोलेरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन क्या होगी, ठीक है। तो आपके पास ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म तो गिवन है 3.65% W/W, क्या गिवन है 3.65% W/W, यानी कि परसेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन है, और आपसे पूछा है क्या मोलेलिटी ऑफ HCl, यानी कि सॉल्यूशन का क्या होगा। तो अगेन एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम इंटर कन्वर्ट करना चाह रहे, तो मोलेलिटी का फॉर्मूला बोलो यहाँ पे, मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करें स्मॉल m से, स्मॉल m का फॉर्मूला होता है क्या, मोल ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट मेरे पास क्या है, पानी, सॉरी HCl, और नीचे क्या लिखना होता है मेरे को, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, ऑब्वियसली एक्वस सॉल्यूशन बना रखा है, तो सॉल्वेंट क्या होगा बच्चा, पानी। अच्छा, इसका वेट किस में लिखना है मेरे को, किलोग्राम में लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हमारे पास मोल है क्या, मतलब मेरा टारगेट फिलहाल क्या है, HCl के मोल फाइंड करना और पानी का वेट फाइंड करना। अब इस पे आ जाओ, इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को एक्सपांड करना पर पहले ही सीख चुके हैं। पहले कैसे सीख चुके हैं, ऊपर तो होता है सोल्यूट, नीचे क्या होता है बोलो यहाँ पे, हमेशा तीनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म में क्या होता है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3.65, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, तो ऊपर तो ग्राम किसका, HCl का, इन नीचे भी वेट बट किसका, वाटर का, और परसेंटेज की टर्म में तो बात करेंगे किसमें, 100 की टर्म में। तो 3.65% का मतलब क्या, किसका 3.65 ग्राम है, अगर 100 ग्राम क्या होता है मेरे पास, सॉल्यूशन होता है, यही तो होता है ना। देखिए आपके किसी टेस्ट में 3.65 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100, तो कितने परसेंट मार्क्स आए आपके, 3.65%, वैसे इतने कम तो शायद ही किसी के आए होंगे कभी। तो इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। और ये वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हमने एक वो लाइन लिखी थी अलग से कि आपके पास ऑब्वियसली 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इसमें कुछ तो वेट इसका है, तो बाकी वेट किसका रहा होगा बच्चा, बोलो पानी का, क्योंकि जो सॉल्यूशन है यहां पे ऐसा बोल सकते हैं ना, देखो जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो किस किस से बना हुआ है, कुछ तो वेट है उसमें सोल्यूट का, कुछ तो वेट है उसमें क्या, सोल्यूट का, और कुछ वेट है उसमें क्या, सॉल्वेंट का। ये सुनो, ये बात समझ में आई क्या। अच्छा, ये वेट मेरे को दिया है कितना, 100, ये मेरे पास वेट है सॉल्यूट का कितना, 3.65, तो क्या मैं यहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड नहीं कर सकता, यस, यहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, जो कि हमारे पास क्या है, H2O है। तो इस को हमने सॉल्व कर लिया फर्दर, तो यहां पे मेरे पास आ गया वेट ऑफ H2O, बट यहां पे देखो ये भी ग्राम में है और ये भी हमारे पास किसमें, ग्राम में है, तो फाइनल आंसर भी किसमें आएगा, मेरे पास ग्राम में आएगा। तो 100 में से अगर 3 गया तो कितना हुआ, 97, तो ये हो गया 96 पॉइंट, कितना रह गया, 5 और 9, 3, अच्छा
ठीक है, तो 96.35 ग्राम ये मेरे पास किसका आ गया, वेट ऑफ H2 आ गया। ठीक है, फाइनली क्या करना है मेरे को, तो फाइंड करना था मोल। क्या अभी तक हमने मोल पता किए क्या? यस, मेरे पास देखो इसका मास तो पता ही है 3.65 ग्राम, तो इसके मोल पता कर लेते हैं। तो मोल ऑफ HCl कितना आएगा, बोलो, मास अपॉन मोलर मास, तो 3.65, और मोलर मास का HCl का शायद अपन फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही, कितना होता है 36.5, तो कितना आ गया बच्चा है 0.1, तो ये तो मोल आ गए। और वेट ऑफ H2 देखो फाइंड किया है, बट ये जो वेट ऑफ H2 है ये किसमें, ग्राम में है, तो इसको किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। फाइनली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m की वैल्यू आ गई कितनी, 0.1 अपॉन 96.35 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 कहां पे चले गया, ऊपर पे। ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इसको फर्दर अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपने यहां पे देखा कि एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम किस तरह से दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब इसको याद नहीं रखना है रिलेशन को, हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो हमने वहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया, जो हमें क्वेश्चन गिवन था उसको मैंने एक्सपांड किया। ठीक है, ये मेथड यहां पे हो गया, how we can convert the one concentration term into another. Next concentration term होती है यहाँ पे कौन सी बच्चा, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का आसान सा फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी का मैं जो बच्चों को फॉर्मूला याद करने को बोलता हूं वो कौन सा है, दिस वन। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है क्या, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये कैसे आ रहा है, यहां से आ रहा है ऊपर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से। ठीक है, तो आपका फिलहाल टारगेट क्या है कि एन फैक्टर क्या होता है। एक्चुअली इसको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में, वहां पे स्टडी करते हैं, बट फिर भी मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। इन शॉर्ट क्या, नॉर्मेलिटी का मतलब क्या, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर भी इसको बोलते हैं। अब एन फैक्टर होता क्या है, या इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो जनरली देखो हमारे पास कोई बच्चा एसिड या बेस है, तो एन फैक्टर डिफाइन करते हैं कितने वो H प्लस या OH माइनस दे रहा है सॉल्यूशन में। जैसे कि हमारे पास मान लो H2SO4 है, हमारे पास क्या है, H2SO4 है, ये कितने सॉल्यूशन में H प्लस दे रहा है, लेट्स सपोज 2H प्लस दे रहा है। ठीक है, तो इसका बच्चा H2SO4 का जो एन फैक्टर है या जो इसका वैलेंसी फैक्टर है वो कितना बोलूंगा मैं, 2 बोलूंगा। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो हमारे पास नंबर ऑफ डिस्प्लेस H प्लस और OH माइनस जितना उनका नंबर होता है उसी के लिए क्या बोलते हैं, उसको एन फैक्टर बोलते हैं। अब इस एन फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ही है हमारे पास छोटा सा ना, कि आपके पास क्या है 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है, इसको कन्वर्ट करना है, नॉर्मेलिटी क्या रहेगी इसकी बतानी आपकी नॉर्मेलिटी क्या है। ठीक है, और आपसे इस तरह का इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉर्मेलिटी पूछा है मेरे से, तो नॉर्मेलिटी का तो सर ने अच्छा एक सीधा सा फॉर्मूला बताया था। नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। मोलरिटी तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, और इसका वैलेंसी फैक्टर की सर ने ऐसा कुछ बताया था कि हमारे पास कोई एसिड है तो कितने H प्लस या OH माइनस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है डिस्प्लेसेबल, तो इसने 2 H प्लस दिए, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो गया 2। तो इसकी 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, 2N। क्या हो जाएगी बच्चा, 2N। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया क्या, नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी अगर आपको निकालनी है तो मोलरिटी फाइंड कर लो, उसको मल्टीप्लाई कर देना है मोलरिटी वैलेंसी फैक्टर से। मोलरिटी अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, वैलेंसी फैक्टर को आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में डिटेल में पढ़ोगे, बट फिर भी उसके एग्जांपल देख लो। एसिड और बेस के लिए हम ऐसे वैलेंसी फैक्टर फाइंड करते हैं। दूसरा जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वहां पे आप देखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन वहां पे हुआ है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ पर मोल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि यहां पे देखो हमारे पास 1 मोल था ये MnO4 का, ये कन्वर्ट हो गया Mn+2 में, तो ये हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है बच्चा, 5। तो इसके लिए अगर वैलेंसी फैक्टर आपको फाइंड करना है MnO4 के लिए, तो कितना बताओगे आप, 5 वैलेंसी फैक्टर हो गया इसका। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर फाइंड करने का भी बच्चा डिफरेंट मेथड होता है। ठीक है, उसमें से एक एसिड का देखा है, दूसरा अपन ने देखा है किसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। इसके अलावा भी वैलेंसी फैक्टर की अपन बात करते हैं कहां पे, सॉल्ट्स के लिए। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है।
मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब रहेगा, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल, दैट्स इट। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन लेते हैं ना, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। आपके पास क्या है, एक कंटेनर है, कंटेनर में आपने पानी को मिक्स कर दिया किसके साथ, मीथेनॉल के साथ। ये पॉइजनस होता है भाई, है ना, मिक्स नहीं करना होता। अच्छा, तो आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया अल्कोहल और मीथेनॉल का, इसमें आपने इसके मिला दिए 10 मोल और इसके मिला दिए, इसके भी 10 मोल मिला दिए। ठीक है, आपसे बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना है या मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल कितना है। तो मोल फ्रैक्शन का देखो सीधा सा फॉर्मूला है क्या, मोल फ्रैक्शन आप H2O के निकाल रहे हो तो ऊपर आएगा मोल किसके, H2O के, और नीचे आएंगे टोटल मोल। अब टोटल मोल में किसके मोल है, देखो इस सॉल्यूशन में सिर्फ दो एंटिटी है, एक तो मीथेनॉल और एक वाटर है। तो मोल ऑफ H2O प्लस मोल ऑफ क्या, मीथेनॉल, मीथेनॉल को रिप्रेजेंट करें M से। उसी तरह से आपको अगर मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करें X से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल निकालना है तो क्या निकालोगे, मोल ऑफ मीथेनॉल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल में किसके आ गए, मोल पानी के और मोल किसके, मीथेनॉल के। जैसे वैल्यू पुट करते हैं, इसके भी 10 मोल, इसके भी 10 मोल है, तो 10 प्लस 10 20, तो 10 अपॉन 20 कितना, 1/2 या 0.5। इसका भी कितना आएगा, 10 अपॉन 20 1/2 या कितना, 0.5। यहाँ पे देखो इस हमारे पास जो सॉल्यूशन है इसमें दो एंटिटी है, दोनों का अगर मोल फ्रैक्शन का सम कर दें, दिस प्लस दिस कितना आएगा, 0.5 प्लस 0.5 कितना आ रहा है, 1। और इस रिलेशन को आप याद भी रख सकते हो, ये हमेशा वैलिड होगा कि कभी भी आपने जब कोई सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें मोल फ्रैक्शन आपने किया है, टोटल अगर सम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 1 रहेगी। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या हमारे पास दो अलग अलग लिक्विड है तो इसका मिक्स मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन, हमेशा वैल्यू कितनी रहेगी बच्चा, 1। अच्छा, इसी 1 पे रिलेशन को यूज करके अपन एक और काम कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है, क्या है, ए और बी का मिक्सचर है, ए और बी को क्या किया आपने, मिक्स कर दिया है। इसमें बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो कितना है, 0.6 है। बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे कि सिर्फ इसने बोला है कि सिर्फ हमारे पास जो कंटेनर है उसमें सिर्फ ए और बी है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स है, कितना, 0.6, तो कितना आ जाएगा, 0.4। मोल फ्रैक्शन सिर्फ दो के लिए ही बात नहीं करते, दो से ज्यादा एंटिटी का भी आप मिक्सचर ले सकते हो। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल उस पे भी कर लेते हैं। मान ले आपके पास एक कंटेनर है, इस बार मान लेते 3 मेरे पास गैसेस है, कौन कौन सी, हाइड्रोजन मेरे पास कौन सी है, लेट्स सपोज CO, मेरे पास कौन सी गैस है, लेट्स सपोज हीलियम। ठीक है, इसके कितने मोल है मेरे पास, 5 मोल। इसके कितने मोल है, 10 मोल। इसके कितने मोल है, 5 या 20 मोल। ठीक है, ये इनके मोल गिवन है बच्चा, और इन तीनों गैस का क्या है, एक मिक्सचर बना रखा है। आपसे पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम कितना होगा। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन का तो फॉर्मूला बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन का क्या फॉर्मूला होगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO का क्या फॉर्मूला रहेगा, मोल ऑफ CO अपॉन टोटल मोल। उसी तरह से मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ हीलियम का क्या मतलब रहेगा, मोल ऑफ हीलियम अपॉन टोटल मोल। यहाँ पे देखो वैल्यू दिया है तो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 5। टोटल मोल कितने, 5 प्लस 10 15 प्लस 20 कितना हो रहा है, 35। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO के मोल अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम के मोल अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ पे देखो इन तीनों के मोल, अब हमारे पास क्वेश्चन में ये पहले डिफाइन होना चाहिए, बट तीन ही एंटिटी है, अब तीनों के मोल फ्रैक्शन को सम कर दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, वापस से 1 ही वैल्यू आ देगा, चेक कर लेते हैं। x ऑफ H2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, इसकी क्या वैल्यू 1 आ रही है, चेक कर लो। 5/35 प्लस 10/35 प्लस 20/35, तो 35 एलसीएम लिया और ये कितना रह गया, 5 प्लस 10 प्लस 20 कितना, 35 कितना आ रहा है, 1। तो यस, यहां पे भी हम देख सकते हैं क्या कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू वापस से कितनी आ रही, 1। तो इसको याद भी रखना है अपने को, रिलेशन को, बट बशर्ते वहां पे आपको पता होना चाहिए कि वहां पे सिर्फ 2-3 एंटिटी है या 2 एंटिटी है, तो ही अपन इस बात पे कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लिया मेरे पास एक अननोन एंटिटी है, मान लिया हमने ऑक्सीजन भी है इसमें, ठीक है,
और उसके मोल गिवन नहीं है, तो फिर क्या ये फिर भी वो रिलेशन वैलिड होगा फिर कि वहां पे फिर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 करो प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, फिर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, सो यहां पे कंप्लीट होगी बच्चा हमारी ये मोल फ्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन टर्म कंप्लीट। इसमें लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म अपनी बचती है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, और एक और होती है पार्ट्स पर बिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन एक्चुअली ये कॉन्सेंट्रेशन हम उन सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं जहां पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होती है, बहुत ही कम अमाउंट में होती है। पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब है कि आपके पास लेट सपोज 1 मोल है इन 1 मिलियन कंटेनर, 1 मिलियन सिस्टम। मेरे पास क्या है, जैसे 1 मोल मेरे पास क्या है, F माइनस आयंस है। ठीक है, इन 10 पावर 6 मोल वाटर सॉल्यूशन। 10 पावर 6 का मतलब क्या होता है बच्चा, 1 मिलियन। 10 पावर 6 मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख। तो मेरे पास अगर 10 लाख H2O है तो उसमें एक क्या है मेरे पास, F माइनस है। ठीक है, समझ रहे हो, 10 माइनस तो हमारे पास H2O और एक सिंगल F माइनस है। तो फ्लोराइड आयन की जो F माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है। और इसको अपन वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, मोलरिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलरिटी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है। काफी कम का मतलब अभी समझ में आ गया कि मेरे पास 10 लाख तो H2O के मॉलिक्यूल और एक उसमें यूनिट है किसकी, F माइनस की, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है, पहली बात। तो उस केस में हम यूज करते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है ना, यही हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो पीपीएम का क्या मतलब रहेगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फाइंड करो ना, 1 अपॉन 10 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पीपीएम में 1 पीपीएम F माइनस आयन। कभी आपने शायद ध्यान भी दिया होगा कि जो विलेज वगैरह होते हैं, ठीक है, जहां पे पानी का स्कार्सिटी है, तो वहां पे वो जो कुआं वगैरह या ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं ना ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, तो वहां पे कुएं के बाहर अगर मतलब अच्छा गांव है आपका ना, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सही है, तो वो क्या होंगे, कुएं के बाहर एक इस तरह से बोर्ड लगा देंगे और वहां पे लिख देंगे आपके पास फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन की 2 ppm या 1 ppm। तो समझ गए आप, 1 ppm का क्या मतलब रहेगा कि उसमें फ्लोराइड आयन है, मतलब आपने इतना पानी बाहर निकाला तो उसमें इतना F माइनस भी आएगा। ठीक है, तो ये सर्टेन एक कॉन्सेंट्रेशन वहां पे होती है फ्लोराइड आयन की, उससे से अगर ज्यादा हुई तो जो टीथ है वो कैसे हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। तो आपने देखा भी होगा कई सारे गांवों में, है ना, कि टीथ येलो हो जाते हैं। उसके एक्चुअली कई सारे रीजन होते हैं, है ना, बट दिस इज दी वन ऑफ द रीजन। तो वहां पे बोर्ड पे लिख देते हैं, है ना, कि भाई यहाँ पे F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम में लिखी होगी, और कभी भी अगर आपने देखा है विलेज में तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगी इसमें लिखी होगी पार्ट्स पर मिलियन में, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होती है। ठीक है, तो आपने समझा कि जो हमारे पास कफ सिरप की बोतल थी उस पर तो लिखा हुआ W/V इथेनॉल, तो वहां पे अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज किया है। कुएं के बाहर जो पोस्टर लगा रखा है उस पर ये हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली में बात आई क्या कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन में बच्चा डिफरेंट टाइप ऑफ हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करते हैं। ओके, तो आज यहाँ पे इतना ही। इससे रिलेटेड आप ट्राई करेंगे बच्चा जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, जो भी हमने सिर्फ स्टडी किया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप मोस्टली कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे, मोल कॉन्सेप्ट में तो आप काफी कुछ पढ़ते हो ना, बट बेसिकली जो फोकस रखो अभी फिलहाल जो कि अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे। ठीक है, तो कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हैं, एनसीईआरटी में बोलूंगा, वहां से भी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम दी कॉन्सेंट्रेशन टर्म। दोनों जगह गिवन है, 11th क्लास में भी 12th में भी। तो आप क्या करो ना, फिलहाल नेक्स्ट जब भी लेक्चर देखने वाले हो उससे पहले 11th के एनसीईआरटी से मोल कॉन्सेप्ट के ये क्वेश्चन उठा लो, 12th जो एनसीईआरटी है वहां पे सॉल्व क्वेश्चन भी दिए हैं, साथ ही साथ पीछे भी वहां पे क्वेश्चन दिए एक्सरसाइज में, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर द टुडे, वी विल कंटिन्यू क्लास ऑन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।